नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज चीन के खिलाफ क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन हुआ है। इस वर्चुअल सम्मेलन में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसमें कोरोना वैक्सीन और जलवायु परिवर्तन समेत कई कूटनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन इस क्वाड सम्मेलन से चीन को चिढ़ मची हुई है, जिसका विश्लेषण आज हम करेंगे। इसके बाद हम आपको आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च की भूमिका पर आधारित ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट दिखाएंगे। आज दांडी मार्च की 51वीं सालगिरह है। इस मौके पर देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न का आगाज हो चुका है। इसको नाम दिया गया है अमृत महोत्सव। इसकी शुरुआत आज पीएम मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर की। इसके बाद हम आपको आज का कोरोना अपडेट देंगे। देश में अब दोबारा से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। देश के 60% कोरोना केस अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं, जहां हालात काबू में करने के लिए कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आज के खबरदार की शुरुआत चीन को खबरदार करने वाली खबर से। आज क्वाड देशों में शामिल भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के प्रमुखों की पहली बैठक हुई है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार एक मंच पर एक साथ थे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी क्वाड के इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में चारों नेताओं ने अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कोरोना और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं पर बात की। चारों देशों के नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि 21वीं सदी में दुनिया का भविष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र तय करेगा। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने कई बार भारत का नाम लेते हुए उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की बड़ी ताकत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की है। बाइडेन ने कहा है कि क्वाड के सदस्य देश कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। क्वाड सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी है कि भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण होगा और वैक्सीन निर्माण के लिए अमेरिका और जापान भारत को फंड भी देंगे। पीएम मोदी ने क्वाड के एजेंडे में कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती तकनीक जैसे मुद्दों पर जोर दिया और वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. वैसे तो क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, लेकिन चीन इससे खासा परेशान है। उसे लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश मिलकर उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश रच रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले आपको क्वाड के मकसद की जानकारी दे देते हैं। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मूल रूप से क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाने के लिए हुआ, लेकिन अब यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर भी ध्यान दे रहा है, ताकि शक्ति संतुलन बनाया जा सके। क्वाड के तहत प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो क्वाड का मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना। साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया जिसमें हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश शामिल हो सके। 2007 में शुरू होने के बाद क्वाड अगले 10 सालों यानी कि 2017 तक निष्क्रिय रहा। वर्ष 2017 में जब इस संगठन को फिर तैयार किया गया, तब इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना था। 2019 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोरोना के चलते 2020 में इन देशों के नेताओं की बैठक नहीं हो सकी थी।
पिछले साल नवंबर में मालाबार अभ्यास के पहले चरण में क्वाड में शामिल चारों देश अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास कर चुके हैं। क्वाड की वजह से चीन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। दरअसल चीन को लगता है कि ये एक अमेरिकी साजिश है जिसके जरिए चीन के अस्तित्व को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरोध के रूप में भी देख रहा है। चीन को यह भी लगता है कि क्वाड समुद्र में चीन के आसपास अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है। चीन को डर है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और क्वाड में शामिल देश उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश रच सकते हैं। यानी अभी तो क्वाड की पहली मीटिंग हुई है और चीन इतना बौखला रहा है। चीन जिस तरह से क्वाड का विरोध कर रहा है उसे एक कहावत याद आती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बहरहाल आज की तारीख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम तारीख है। आज ही के दिन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। आज इस मौके पर पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव का प्रारंभ किया। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। दांडी मार्च की 51वीं सालगिरह के अवसर पर देश की आजादी के 75वीं सालगिरह मनाने की शुरुआत के भी अपने मायने हैं, क्योंकि दांडी मार्च सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जनसंघर्ष की मशाल थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को यह बता दिया था कि अब भारत में उनके दिन गिने चुने बचे हैं। ये दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी थी। नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी, हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास, हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। सबसे बड़ी समस्या थी जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। उस वक्त कई ऐसे टैक्स थे जो भारतीयों पर थोपे गए थे, मसलन लैंड रेवेन्यू। लेकिन महात्मा गांधी ने नमक को चुना क्योंकि उनका मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है। हर भारतीय काम करते हुए पसीना बहा रहा है और उसे ही नमक नहीं मिल पा रहा। गांधी जी की नजर में यह अन्याय था। अंग्रेजी हुकूमत ने नमक पर भारी भरकम टैक्स लगाया था। नमक बनाने पर भी सरकार का एकाधिकार था। बिना टैक्स दिए किसी को भी नमक नहीं मिल सकता था। जबकि महात्मा गांधी का मानना था कि नमक प्राकृतिक चीज है, मुफ्त है। देश के लोग अपने पसीने से नमक बहा रहे हैं तो नमक पर उनका पहला अधिकार है। दांडी यात्रा से बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत के आदेश पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इससे पहले वो न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। दांडी मार्च ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 में गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के साथ खत्म हो गया। इसी के बाद देश भर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ही अंग्रेजों ने भारत को स्वायत्तता देने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। सविनय अवज्ञा की सफलता के विश्वास को लेकर गांधी जी ने
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और फिर दांडी मार्च के 17 वर्षों बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दांडी मार्च के जरिए महात्मा गांधी ने एक बार फिर दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का परिचय कराया था। हम भारतीय चाहे देश में रहे हो या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। आज भी भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च सबसे प्रभावशाली आंदोलन रहा है। इसी वजह से इसके आगाज के दिन को 75वें वर्ष के भव्य समारोह के शुभारंभ के लिए चुना गया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी का दांडी मार्च आज भी मुश्किल वक्त में सही फैसला करने की राह दिखाता है और लोगों को त्याग की अहमियत समझाता है। वैसे 1930 में ऐसे कई और टैक्स थे जो भारतीयों पर थोपे गए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने नमक को चुना क्योंकि उनका मानना था कि नमक पर देशवासियों का हक है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि दुनिया में पहली बार रोमन्स ने नमक को ले जाने के लिए पक्की सड़कें बनाई थी और इसी नमक से भारत के आजाद होने की राह बनी। अब हम आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की बड़ी बातें दिखाते हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021 में जेपी नड्डा ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में बीजेपी की रणनीति पर बात की और बंगाल में सरकार बनाने का दावा किया है। Now recently West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's cavalcade had an accident. She's hurt her leg, and the sense is कि इससे ममता बनर्जी को काफी सिंपैथी मिल जाएगी और हो सकता है कि बीजेपी के लिए अब बंगाल पहले से थोड़ा मुश्किल हो गया, बिकॉज शी सेइंग मैं बंगाल की बेटी हूं और मुझ पे ये देखो अटैक हो गया। First of all, I wish for a speedy recovery of Madam Mamata Banerjee and the West Bengal Chief Minister. God should see to it that God should help her for a speedy recovery. As far as the incident is concerned, the Election Commission is yet to give its report. But I find that there is a deviation in the statement of Mamata ji, what she gave after the incident and what she gave yesterday. That itself speaks volumes about the incident. And you see, सच्चाई कभी छुपती नहीं है और बंगाल के लोग are very politically active also and politically alert also. They understand things. So of course ममता जी ने ये कोशिश करनी है, TMC ने कोशिश करनी है, and that they should do. But people of Bengal are very what I'll say alert on issues related to politics. So they are going to react accordingly, and they are not going to, there will be no sympathy wave that way. How confident are you that between now and the first phase of polling and going up till the last phase of polling, you will be able to bridge this 3 to 5% gap which multiple different opinion polls are currently capturing in West Bengal? Rahulji, you have used the word still. Still they are 3% above, and still the election and polling is to take place. I am confident that this time Mamata ji is going to be defeated. People are waiting to, for the opportunity, and they are waiting for a free and fair elections, and I am confident that they are going to reject Tolabaji, they are going to reject Pishi Bhaipo, they are going to reject the cut money culture, they are going to reject the appeasement policy, and they are going to reject the criminalization of politics. And the befitting reply West Bengal people are going to give to TMC.
भारत सहित दुनिया के अधिकतर देश महामारी को खत्म करने के लिए अपने अपने देशों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। भारत इस रेस में बहुत आगे है। अब तक भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज पड़ चुके हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि देश के कई राज्यों में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल आ गए। महाराष्ट्र में हालात को काबू करने की कोशिश तेज हो गई है। उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण ने देश में अपने पांव पसारने शुरू किए तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ठीक 1 साल बाद फिर मार्च में ही कोरोना के बढ़ते मामले सावधान कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस कोरोना की काट यानी वैक्सीन हमारे पास है। देश में अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन हैरानी और खतरे की बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 14,317 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 7 अक्टूबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा उछाल है। नतीजा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। कई शहर पहरे में हैं। राज्य सरकार ने अकोला में लॉकडाउन लगा दिया है, जो 15 मार्च यानी 3 दिनों का होगा। नागपुर में पहले ही 15 मार्च से 21 मार्च तक का 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी। पुणे में नाइट कर्फ्यू के आदेश दे दिए गए हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। उस्मानाबाद में रात के वक्त कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को निकलने की इजाजत नहीं होगी। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव में 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा नासिक में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। फिरत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल। सर्वांनी आपली दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाउन सुरू झालेला आहे। इस वक्त स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के अकोला में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज रात 8 बजे से 15 तारीख सोमवार तक अकोला में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अकोला में एसेंशियल सर्विसेज को नहीं छुआ जाएगा। दूसरी तरफ विदर्भ का नर्व सेंटर नागपुर, यहां भी लॉकडाउन लगाया गया है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नागपुर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो जो इलाके आते हैं वहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में पिछले 24 घंटे में 2,840 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां पाबंदियों को हरी झंडी दी है। 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। होटल और रेस्तरां को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्तरां को 50% की क्षमता से चलाने का आदेश दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लोगों को बिना किसी जरूरी वजह के सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 50 व्यक्तियों को ही विवाह, अंत्येष्टि और सामाजिक कार्यक्रमों में एकत्रित होने की अनुमति होगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में पुणे में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। हमने वहाँ एक डिसीजन लिया है, सबने मिलके लिया है कि पुणे में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव की लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पुणे के लोगों को मिलने के लिए, या खाली पुणे नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहाँ सभी जगह पूरे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। अजीत पवार इन्होंने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर हफ्ते वो इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मरीज बढ़ रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये भी प्रस्ताव भेजने की बात हो रही है कि जिन इलाकों में मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पर 18 के उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम समाज को ले जा सके। तो इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। 11 मार्च तक महाराष्ट्र में कुल केस 22,66,000 से आगे निकल चुके हैं। करीब 17 दिन पहले 21 फरवरी को 21 लाख केस थे। 21 जनवरी को कुल केस 20,08,000 से ज्यादा थे। यानी हर 30 दिन में अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़े डराते जरूर हैं, लेकिन सावधान भी करते हैं। ऐसे में 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी स्लोगन को जीवन में उतारना जरूर है। इस सच्चाई के साथ स्वीकार करना ही होगा। नियमों का पालन कर, ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए,
सरकार जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। कोरोना की काट वैक्सीन आ गई है। हर रोज लाखों लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन वैक्सीन लेने की पूरी प्रक्रिया 45 दिन की है, क्योंकि दोनों डोज के बीच 28 दिनों का गैप रखना है और फिर 14 दिनों बाद कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होती है। ऐसे में वैक्सीन लेने की अपनी बारी आने तक पूरी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यानी लॉकडाउन की पाबंदी और कोरोना संक्रमित होने से अच्छा बचाव है। पुणे से पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र सरकार ने कहीं आंशिक लॉकडाउन लगाया है, कहीं पूर्ण लॉकडाउन, लेकिन हर जगह रियायतें भी दी गई हैं। अकोला में पूर्ण लॉकडाउन है। सोमवार सुबह 8 बजे तक पाबंदी पर जरूरी सेवा की छूट बरकरार है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं पर रियायत जारी रहेगी। उद्योग पहले ही की तरह चलते रहेंगे। 25% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पुणे में जरूरी सेवाएं कर्फ्यू से अलग रहेंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा बाधित नहीं होगी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बाजार, होटल, मॉल और सिनेमा हॉल रात 10 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। उस्मानाबाद में नाइट कर्फ्यू होगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। जरूरी सेवा जारी रहेगी। नासिक में आंशिक लॉकडाउन होगा। शादी समारोह में 30 से अधिक लोग नहीं होंगे। 15 मार्च के बाद हॉल में शादी समारोह नहीं होंगे। स्कूल बंद, होटल रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। जरूरी सेवाएं कर्फ्यू से अलग रहेंगी। मुंबई में फिलहाल कोई कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। हालांकि बीएमसी चौकन्नी है। अगर किसी बिल्डिंग में 5 केस मिलते हैं तो तुरंत पूरी बिल्डिंग सील कर दी जा रही है। मुंबई में यह साल के पहले 2 महीने में कोरोना के केस स्लम की जगह हाई राइज बिल्डिंग में ज्यादा मिल रहे हैं। कुल एक्टिव केस के 90% हाई राइज बिल्डिंग में मिले हैं, जबकि 10% झुग्गियों और चाल में मिले हैं। जबकि हालांकि अब तस्वीर बदल रही है। 10 मार्च तक 228 बिल्डिंग्स को मुंबई में सील किया गया है। कोरोना केस में 23% मामले स्लम से मिले हैं, जबकि 77% कोरोना केस हाई राइज बिल्डिंग्स से मिले हैं। महाराष्ट्र के 8 शहरों में खतरे की घंटी बज रही है। देश के सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र में हैं। पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु शहर, एर्नाकुलम में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। पूरे देश को देखें तो अभी 1,97,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। नए केस का 86% केवल महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से है। महाराष्ट्र और केरल को देखते हैं तो कुल एक्टिव केस के 71.79% मरीज इन्हीं 2 राज्यों से हैं। हालात देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन लोकल लेवल पर छोटे छोटे इलाकों को सील कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर बंदी से आर्थिक बदहाली न हो, अर्थव्यवस्था पर असर न पड़े। कोरोना वायरस ने देश समेत पूरी दुनिया में लाखों की जिंदगी ली है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे भी हैं जो सीखने को तैयार नहीं। लापरवाही चरम पर है। होता है, चलता है, कोरोना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ऐसा कहने वाले आपने भी बहुत देखे होंगे। यहां तक कि लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को मजाक में लेते हैं। मौका मिलते ही मास्क खोलना बहादुरी समझी जाती है। महाराष्ट्र के कल्याण में 10 मार्च को ऐसी ही लापरवाही दिखी। एक शादी समारोह में 700 लोग जुट गए। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 50 लोगों को शादी में आने की इजाजत थी। इस मामले में अब पुलिस ने केस दर्ज किया। ये सिर्फ एक घटना है। ऐसी लापरवाही हर जगह होती है, लेकिन ये समझ लीजिए सब चलता है वाली सोच भारी पड़ सकती है। जरूरी है वैक्सीन लेने तक सावधानी बरतनी। महाराष्ट्र में वाकई हालात डराने वाले होते जा रहे हैं। आज के भी आंकड़े आ गए हैं, जिसमें 24 घंटे में 15,817 नए मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई में 1,646 मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 56 मरीजों की मौत भी हो गई है। भारत के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। भारत में अब तक 2,61,00,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इस बीच वैक्सीनेशन के लिए सिरिंज की मांग बढ़ी है। संकट के इस समय में ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज उत्पादन में भारत की क्षमता तेजी से बढ़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने वैक्सीन निर्माण पर जोर दिया, लेकिन सिरिंज उत्पादन पर तवज्जो नहीं दी गई। अनुमान के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 8 से 10 अरब सिरिंज की आवश्यकता होगी। जरूरत के समय भारत से सिरिंज की मांग भी दुनिया करने लगी है। अब तक 71 देशों में कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने वाला भारत दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री ही नहीं बन रहा, बल्कि कोरोना टीके के लिए सिरिंज उत्पादन में भी भारत ने अपना दम दिखा दिया है।
दिल्ली के पास हरियाणा में बल्लभगढ़ की ये वो सिरिंज फैक्ट्री है जो हर मिनट तकरीबन 6000 सिरिंज बनाने में लगी है। हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस फैक्ट्री की ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज की मांग दुनिया भर में है। मालूम था कि वैक्सीन बाद में आएगा, लेकिन ये भी मालूम था कि सिरिंजों की जो प्रोडक्शन है बाद में वैक्सीन के पीछे रह जाएगी, क्योंकि ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज बनाने वाले मैन्युफैक्चरर कम हैं, वैक्सीन वाले मैन्युफैक्चरर ज़्यादा हैं दुनिया में। तो अभी हमने हाल ही में जापान को 15 मिलियन सिरिंजें सप्लाई करी हैं। आज के दिन पे हम एक 80 मिलियन सिरिंजों का ऑर्डर ब्राज़ील के लिए एक्सिक्यूट कर रहे हैं। हरियाणा की सिरिंज फैक्ट्री में कोविड वैक्सीनेशन के लिए भारत और विदेशों से आई मांग के लिए हर तरह की ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजेस बनाई जा रही हैं। एक 0.3 मिलीलीटर और दूसरी 0.5 मिलीलीटर क्षमता की है। इस फैक्ट्री में हर मिनट करीब 6000 सिरिंज बन रही हैं। ये सिरिंज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में मांगी जा रही हैं ताकि कोरोना से युद्ध लड़ा जा सके। भारत कोरोना से युद्ध में हेल्थ केयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वैश्विक नेता बनकर सामने आ रहा है। कंपनी के मुताबिक सिरिंज उत्पादन का लगभग 2/3 भारत में सप्लाई किया जा रहा है, जबकि सिर्फ 1/3 एक्सपोर्ट होगा, भले कंपनी को कुछ ऑर्डर्स ठुकराने पड़े। इस बीच भारत में 12 मार्च सुबह 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ 61 लाख डोज लगाई जा चुकी है। इसमें पहली डोज लगवाने वालों की तादाद 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा है, जबकि 47 लाख 29 हजार से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। इसमें सामान्य कैटेगरी के तहत 60 लाख 61 हजार से ज्यादा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं जिन्हें पहली डोज लगी है, जबकि सामान्य कैटेगरी के तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के वे लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी है। उनमें 10 लाख 30 हजार से ज्यादा लोगों को कोरोना टीकों की पहली डोज लगी है। कोरोना वैक्सीनेशन का यह आंकड़ा भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार को दिखाता है, लेकिन बड़ी आबादी वाले भारत के लिए यह अभी नाकाफी है। उधर कोरोना से ज्यादा प्रभावित अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई से वहां सभी वयस्क वैक्सीनेशन करा सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 जुलाई यानी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस तक कोरोना से आजादी पाने का प्लान बनाने का दावा किया है। After this long, hard year, that will make this Independence Day something truly special, where we not only mark our independence as a nation, but we begin to mark our independence from this virus. I protect our troops. अमेरिका में $1.9 ट्रिलियन के कोरोना रिलीफ आर्थिक पैकेज की घोषणा भी हुई है। फरीदाबाद से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।